चलिए सभी लोग को जय हिंद एंड गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग रूपम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका फिजिक्स का रहेगा और ये आपका किरण बुक से हम करवा रहे हैं। आप लोग के एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो आपको काम दिए थे, इनके बाद उषा जी जो भी है इन्होंने बहुत अच्छा से तैयार भी किया था, उनका हम सुनेंगे कुछ करंट अफेयर्स और जो भी है। बाकी लोग अपना अपना हैंड रेज कर दीजिएगा जो आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आधा घंटा आप लोग का रहेगा, 10-15 मिनट, और 45 से 50 मिनट मेरा रहेगा, मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन। धीरे धीरे ये कंट्रीब्यूशन आप लोग को ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आपको निकालना है, एग्ज़ाम आपको देना है। मेरे तरफ से इनिशिएट हो चुका है, आगाज़ हो चुका है, अंत आपको देना है। और अंत आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी जगह हम जाकर के वहाँ पर क्वेश्चन नहीं रखने वाले हैं, और ना ही मेरा नोट्स रखने वाला, ना ही ये बुक रखने वाला है। और वही आप क्वेश्चन रंग कर आइएगा जो आपके दिमाग में छपेगा। और बार बार इसलिए कोशिश कर रहा हूँ रिपीट कर करके, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का है वर्क पावर एनर्जी। उससे पहले मैंने दोनों बुक से कंप्लीट किया है, लूसेंट से, एनसीईआरटी से, और ये टॉपिक रह चुका है फिजिक्स का जितना हो सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री थोड़ा करेंगे, फिर बायोलॉजी, उसके बाद हम उषा जी को मौका देंगे। वर्क पावर एनर्जी क्या होता है? वर्क बल और बल के अनुप। बाकी म्यूट कर लीजिएगा कमलम और एन सभी लोग। बल और अभी थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे इसी से रिलेटेड, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। बल और बल के अनुप्रयुक्त जो होता है, और यह बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापित करके गुणनफल होता है। मतलब बल और विस्थापन जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी। W बराबर F/S होता है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि होती है, जबकि कार्य जो होता है अदिश राशि होती है। बल कार्य का मात्रक होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड अभी पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, एसआई यूनिट होता है जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एंड नेक्स्ट है 1 फुट पाउंड बराबर होता है 1.356 जूल। और एफपीएस यूनिट में इसको कहते हैं फुट पाउंड, कार्य का यूनिट होता है। और नेक्स्ट है ऊर्जा एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल भैया हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा और कार्य का सभी का क्या होगा? जूल होगा। और इसका अदिश राशि होता है। अदिश राशि के बारे में इससे पहले लेक्चर लिया था, ऑडियो फॉर्मेट में, आप जाकर के उसको तेजी से सुन लीजिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे, ताकि सब्जेक्ट का हम सोच रहे हैं 25 या 30 तक, मैक्सिमम ये 30 नवंबर तक सारा सब्जेक्ट, चाहे साइंस का हो, एसएसटी हो, एक बार जो आप 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर दें। उसके बाद बचे हुए जिस टाइम में सिर्फ रिवीजन करें। ऐसे भी ये रिवीजन चल रहा है, लेकिन मेरे एंड से सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए 28-29 तक। उसको फिर उसको 2-3 बार रिवीजन करवाएंगे, वो भी आपसे करवाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट में मान लीजिए एसएसटी उषा जी का है, तो एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, उनका जो डिफिकल्ट पॉइंट होगा, जो 8-10 घंटे वो पढ़ते हैं, उसका नीचे और उनसे पूछेंगे। और सिमिलरली जिनका मान लीजिए कोई और है जिनका साइंस है, तो साइंस आप ही लोग को टास्क देंगे, और धीरे धीरे मैं अपना काम कम करते चला जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ऊर्जा और कार्य कम। जी बिल्कुल, ऊर्जा और कार्य जो होता है, वाट कार्य का मात्रक होता है वाट सेकेंड होता है, वाट घंटा या किलो वाट घंटा होता है। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 वाट इंटू सेकेंड, यानी 1 जूल के बराबर। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के बराबर। 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में शारीरिक कार्य एवं यांत्रिक ऊर्जा के यानी यांत्रिक कार्य के द्वारा संचालित की जाती है, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारे शरीर से जो काम करते हैं, फिजिकल वर्क हो गया, योगा हो गया, या कुछ भी करते हैं, इसको कहते हैं यांत्रिक एनर्जी। रोड टर्म में हम बोल देंगे, जो हमारा, ताकि आपको याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में। हमें मतलब है एग्जामिनेशन अभी निकालने के लिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम, ना आप कर रहे हैं। रिसर्च बाद में करेंगे एग्जामिनेशन के 10 तारीख के बाद। उसके बाद एनालिसिस करेंगे किस स्तर तक बीपीएससी लास्ट ईयर गया था, और इस बार सुन रहे हैं क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी रहेगा, तो इसलिए सभी चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे।
लेकिन हम छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन के करेंगे ताकि बीपीएससी कभी भी खेला खेल सकता है, वो कहते कुछ और करते कुछ और है। इसलिए गति ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। किसी गति वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम 2 बार 3 बार बोलेंगे। के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम जो हो गया दरमियान हो गया, बी वेलोसिटी हो गया, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हो गया स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। वस्तुओं में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे भी से व्यक्त करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी बराबर होता है एम जी एच। एम हो गया आपका वस्तु का द्रव्यमान, जी आपका हो गया गुरुत्व त्वरण और एच आपका हाइट हो गया। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है। क्या क्या स्रोत है हमारा? एक है सोलर एनर्जी जो कि सूर्य द्वारा हमें उत्सर्जित होता है, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा क्या होता है? हाइड्रो एनर्जी, जो बहते जल में, जैसे बहते जल में बहुत अधिक ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा होता है। जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, या फिर पंजाब के साइड देखेंगे तो सिंध नदी हो गया। इन सब से हाइड्रो एनर्जी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बड़े बड़े बांध बना करके जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बड़े बड़े उसमें हम क्या करते हैं? बांध बना करके टरबाइन यूज करके उससे हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा और चलती हवा में गति ऊर्जा से हमें पवन ऊर्जा में प्राप्त होती है। गुजरात में बहुत ज़्यादा यूज होता है पवन ऊर्जा से भी, और इससे कोई हानि भी नहीं हमें होता है। ये सारी चीजें होते एक नेचर से मिलता है, हमें प्रकृति के से मिलता है। नेक्स्ट एक रासायनिक ऊर्जा, केमिकल से होता है। वो ऊर्जा जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह ऊर्जा जो विद्युत द्वारा संचारित किया जाता है विद्युत ऊर्जा कहलाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी, यानी वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहता है। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है? वो ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान से के पर्दे हिल करके ध्वनि को सुनते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? किसी वस्तु पर लगे परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तित के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। और ये नेक्स्ट है पावर। पावर से क्वेश्चन आता है, इसका सबसे पहले जान लीजिए, इसका यूनिट होता है वाट। पावर मतलब वाट लगा देंगे तुम्हारी, क्या लगा देंगे? अगर तुम ज़्यादा शक्ति दिखाओगे तो तुम्हारी वाट लगा देंगे, इस तरह से याद रखिएगा। यानी कार्य करने की दर को, यानी प्रति इकाई समय में की गई दर कार्य को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। इसका फॉर्मूला होगा शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय। यानी एक काम जो आपको दिया गया है एससीईआरटी, कई लोग वही एससीईआरटी आपको 6 से लेकर 12 तक 8 घंटा में पढ़ता है, और किसी की क्षमता ज़्यादा होती है तो वो 4 घंटे में कर लेगा। तो इसी से पता चलता है आपकी शक्ति कितना है। और ये अभी पढ़ाई के टर्म में बता रहे हैं, बाकी फिजिकली टर्म में बाद में बताएंगे। शक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मैंने बताया अभी कि तुम्हारी वाट लगा देंगे, यानी वाट इसका है। और जेम्स वाट ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए अपने नाम पर रख दिया कि अगर मैं कल के डेट में रखूंगा तो मैं अपने नाम पर रख दूंगा। चलिए नेक्स्ट है 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड हो गया, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। शक्ति को अशुद्ध शक्ति यानी कि हॉर्स पावर एचपी में भी व्यक्त किया जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 746 वाट। कितना? 1 हॉर्स, इसको हॉर्स पावर बराबर कितना होगा? 746। ठीक है, याद रहेगा। वाट, किलोवाट, मेगावाट एंड अशुद्ध शक्ति में ये सारे इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो वाट लगाएंगे, और उसको व्यक्त कैसे करते हैं तो एचपी में करेंगे, हॉर्स पावर में। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है, इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। यानी यह जैसे कि हम लोग का क्या होता है, डेली हम एनर्जी आता है जाता है, ना तो हमारा कोई विकास होता है ना कर सकते हैं। इसको रो भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद समझ जाए। यानी कि हम लोग क्या है, एनर्जी ना तो हम निकाल सकते हैं ना ले सकते हैं, एक तरह से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो जनरेशन होता है कि हम लोग कुछ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण। इसका ना तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम विनष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा ये नहीं कि गोल करके आपके दिमाग में डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मीडियम बन रहे हैं, ताकि आपके पास ऑलरेडी एनर्जी है, ऑलरेडी आपके पास दिमाग है, और मानसिक रूप से आप कोई भी काके या फिर आगरा रिटर्न नहीं है, आपका मतलब माइंड ठीक है, ऑलरेडी 10th पास है, 12th पास है, सभी लोग के पास वो सारे सर्टिफिकेट है। बस एक और आवरण आपका हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जो मिट्टी लगी हुई है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक माध्यम बन रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं एनर्जी के लिए। समझ गए होंगे?
किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता ही दिया। ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भौतिक जगत में सभी प्रक्रियाओं में किसी ना किसी प्रकार का एक या अधिक रूपांतरण होता है। कई जगह होता है, जैसे कि कई सब्जेक्ट में मैं आपको रूपांतरित कर रहा हूँ, कभी साइंस, कभी एसएसटी, कभी मैथ्स, कभी रीजनिंग, कभी मैंने आज ग्रुप में भेजा था आपका पुराना 1 साल की वीडियो में भी देख करके काफ़ी चीज़ें चेंज हो गया। कभी कभी हंसी भी आता है कि मैं इस तरह से यहाँ था, तो वो आपको भी एक बार रिवाइज करने के लिए भेज दिया। चलिए, आपका स्क्वायर का मैंने था वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो फॉर्मूला वो आप उसको यूज होगा, मैथ और रीजनिंग में यूज होगा। इस तरह से शॉर्ट हम आपको वीडियो भेजते जाएंगे जो कि मेरा ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है और डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर किया हुआ, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर है, कई जगह भी है। तो उस फॉर्मेट से ये फायदा होता है कि मान 2 साल बाद, 4 साल बाद इवेंट हो सकता है, मैं अपने बच्चे को भी दिखाऊंगा, तो एक रहता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपका किया हुआ है। चलिए, इस तरह से फायदा हो सकता है आप लोग को। तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकलने की संभावना इसलिए होती है, अदरवाइज मेहनत करते रहिए, भेड़िया दसान की तरह रिजल्ट कभी नहीं होती है। कुछ ना कुछ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगा। जो लोग खुद मास्टरी कर चुका है कोई सब्जेक्ट में, उससे हेल्प लेकर के दूसरों की गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना, इसी कहते हैं होशियारी हिंदी में। नेक्स्ट, ऊर्जा रूपांतरण का नियम क्या होता है? विन हेल्महोल्ट्ज क्या नामक वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? रूपांतरण का नियम क्या कौन दिया था? वॉन हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसने बता दिया। किसने बताया था? वॉन हेल्महोल्ट्ज। इसका नाम बहुत कम आता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुछ ऐसे हम नाम अभी बताएंगे जो कि बहुत बार रिपीट होती है क्वेश्चन, 2 बार 3 बार बताएंगे, जैसे कि रूपांतरण किस क्या किया जाता है। विभिन्न युक्तियों में ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन किस तरह से होता है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में भी पूछेंगे। और तो अनम्यूट और म्यूट के लिए आप अपने मोबाइल के बटन पर तैयार रहिएगा, हॉट सीट पर 1 नंबर के लिए। विद्युत बल्ब किसका करता है? तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। विद्युत बल्ब जो हम लोग बल्ब यूज कर रहे हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं अभी बल्ब यूज कर रहे होंगे, चाहे CFL हो या फिर आपका ट्यूबलाइट हो, ये विद्युत बल्ब ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। सोलर सेल होता है सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सोलर सेल सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनेमो होता है, डायनेमो यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। विद्युत मोटर, सिकंदर आप म्यूट कर लीजिए। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सितार आपका काम करता है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल से ध्वनि ऊर्जा में। सबसे देखिए, याद करने का सिंपल इसमें बताते हैं, जैसे सितार होगा, सितार से हमको सिंपल से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ साउंड निकालेगा, तो याद रखिएगा कहाँ से निकलेगा? तब जो कोई इंसान मैकेनिकल चीज़ों को यानी यांत्रिक चीज़ों को बचाएगा तो उससे ध्वनि निकलेगा। तो इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इंजन से क्या होगा? इंजन क्या करता है? उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा निकलता है। उष्मा यानी कि हीट होगा, उससे कुछ निकल कर मैकेनिकल फॉर्मेट पर आएगा। इंजन यही काम करता है, जिससे हम लोग मोटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहे कुछ भी हो, ये इंजन का फॉर्मेट हो। कोयले का जलना क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है जो कि म्यूट कीजिएगा, अनम्यूट करके बताइएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक। तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। ऊर्जा का मात्रक सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है, जो कि मैंने बताया नहीं, उसके बाद आपने बताया, मतलब आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी मैंने कैलोरी के बारे में चर्चा भी नहीं किया था। उसका भी मात्रक जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला बताया था, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, K बराबर ½ mv²। वेरी गुड। नेक्स्ट, और एक पावर का 2-3 यूनिट बता दीजिए। सबसे ऐसा यूनिट बताइए पावर का, शक्ति का, शक्ति का कोई भी बता दीजिए। वाट। और दूसरा, हाँ जी, अब नाम लेना पड़ेगा।
रूपम जी आप बताइए, सो तो नहीं गए सभी लोग? अच्छा वाट, अभी मैंने हॉर्स पावर के बारे में बताया। हॉर्स पावर भी है उसका यूनिट, इसको व्यक्त करते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होगा? अर्चना जी आप बताइए। अर्चना जी 746। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं बीच बीच में क्वेश्चन, ताकि आप लोग बेड पर बैठ करके सो ना रह जाए। कई लोग सो रहे होंगे तो बेड पर अपने टेबल चेयर पर बैठ जाए, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस आप समझें। प्रत्यास्थता के बारे में जानते हैं। इलास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु से किसी विरुद्ध बल को हटा लेने के पश्चात वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है या आने की चेष्टा करता है, उसको प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहता है। जैसे कि रबड़ के एग्जांपल सबसे बड़ा है एग्जांपल रहता है, एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल देता है। इलास्टिक हो गया जैसे इस्पात या रबड़ से हो गया। इस इस्पात से ज़्यादा रबड़ इलास्टिक होता है, यानी कि प्रत्यास्थता इसमें ज़्यादा होता है। रीजन बाय है कि अगर रबड़ को हम खींचेंगे और कोशिश करेगा, या एटलीस्ट वो कोशिश करेगा, या फिर कई बार वो होता है कि अपने वास्तविक स्थिति में जितना है, अगर वो 5 सेंटीमीटर के, तो फिर से 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसको खींच करके हम 20 सेंटीमीटर कर दिए, फिर से वापस 5 सेंटीमीटर का हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने समझ गया, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप देख चुके होंगे। और कई लोग अपने जो रबड़ का बैंड यूज करते हैं हेयर को लॉक करने के लिए, हेयर मतलब बाल को बांधने के लिए, और अच्छे से जानते होंगे। वे पदार्थ जो इस प्रकार के गुणों और प्रदर्शित करते हैं प्रत्यास्थता कहलाते हैं। वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो अपनी पूर्वावस्था में आने में अधिक समय लगाता है। वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो अपनी पूर्व अवस्था में आने में अधिक समय लगाता है, जैसे कि इस्पात और रबर से अधिक इस्पात है। मान लीजिए जो ज़्यादा समय लगाता है, जो होता है ना कि हमको आपको बुलाने में एक बार रूठ गया है घर वाले फैमिली में किसी ने, और रूठने के बाद मंगाना आने में वो ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है। तो इसी तरह से आपका स्टील हो गया, स्टील होता है ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है उसको वापस अपनी स्थिति में आने में, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। इस्पात यानी स्टील आपका जो होता है रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। प्रतिबल किसको कहते हैं? स्ट्रेस। ये प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया को प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, इकाई बराबर होता है, इसका होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको डायमेंशन के रूप में व्यक्त करेंगे ml इनवर्स t माइनस 2, ml इनवर्स t माइनस 2। ठीक है, फिर से बता देता हूँ प्रतिबल किसको कहते हैं? स्ट्रेस। प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्यकारी बल आंतरिक बल, यानी बल बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यास्थता पर सीमा क्या होता है? वह सीमा जिसको पार कर लेने के बाद वस्तु प्रत्यास्थ से प्लास्टिक हो जाता है। यानी कि रबर की भी एक सीमा होती है। 5 सेंटीमीटर का रबर हम 50 सेंटीमीटर घिस देंगे तो वो भी एक सीमा के बाद वो कहेगा अब नहीं आएंगे वापस, जाओ जहाँ जाना है जाओ, तो प्लास्टिक बन जाता है, रबर प्लास्टिक बन जाएगा और वही स्थिति हो जाता है। उसकी एक सीमा होती है, वो सीमा जिसके पार करने के बाद वस्तु प्रत्यास्थ से प्लास्टिक हो जाता है और प्रत्यास्थता का गुण त्याग देता है, यानी वो इलास्टिसिटी का गुण ही त्याग देता है, और इसको कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप चलते हैं हुक का नियम को समझते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा किसी वस्तु की उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनलेट होता है इंग्लिश वाले मीडियम। प्रतिबल इज इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है विकृति का प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, यानी ई जो होता है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक को डिनोट करता है, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है इसको, और इससे निकल के ये सारा हमारा कहलाता है हुक का नियम। हुक का नियम किसको करते हैं? बस प्रोपोर्शनेट करने के लिए याद रखिएगा, प्रतिबल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है विकृति का कोई यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होता है, इसलिए ये डायमेंशन ही रहता है। लेकिन प्रतिबल का मैंने बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और यदि विकृति या प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो, यानी कि ध्वनि के वेग में हो, तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक पास्कल होता है। लैम्डा बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी mgl डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर l। बाकी जो कर सकता है कर दीजिए। और ये आपका इसको अनुप्रत विकृति को ईटा से व्यक्त करते हैं। फिर से इसे क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपको आएगा, बताइएगा हुक का नियम क्या होता है, फॉर्मूला बता दीजिए एटलीस्ट। वेरी गुड, अर्चना जी समझ गए। नेक्स्ट उषा जी आप समझे, SST वाले थोड़ा सा भी आप जान लीजिए। 40 नंबर आपका 33% यहाँ से वेटेज है।
कुछ समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट उपकार हाँ, बल बटे ए क्षेत्रफल। सही है। चलिए एक चीज और पूछ लेते हैं, इसका यूनिट बता दीजिए कोई। आगे बढ़ेंगे दाब के बारे में थोड़ा। यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस में पूछ रहे हैं तो सेंटीमीटर बोलो, ये गलती करते हैं लोग। आपको पता सब कुछ होता है। हाँ जी, ये आप एसआई। ओके, वेरी गुड, इसको आप याद रखिए। बाकी लोग को भी याद हो गया होगा जो भी लोग ज्वाइन किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टॉपिक पर प्रेशर के बारे में जानते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ये भी वही भाई है, उसी का छोटा भाई है, यानी बल बटे एरिया लगा दीजिएगा, एफ बटे ए, इसका प्रेशर निकल जाएगा बिल्कुल। जब किस अब सुनते जाएगा, म्यूट कर लीजिएगा बाकी लोग। नेक्स्ट, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम हो वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। मान लीजिए आपका क्षेत्रफल कम हो तो उतना ही कम लगाइएगा। अगर आपकी एरिया ज़्यादा है, कई लोग होते हैं तो वो ज़्यादा एरिया खींचिएगा। जैसे कि एग्जांपल में, अगर आपका ट्रेन में सीट में 4 लोगों का बर्थ है तो 4 ही लोग खींचेंगे, वहाँ पर उतना ही एरिया लगा पाइएगा। थिंक पॉजिटिव, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ इसका भी यूनिट वही रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका पास्कल से भी, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जिसे, एक बार म्यूट कर लीजिएगा आप, थिंक पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह वायुमंडलीय दाब, अतः वायुमंडल जो होता है उपस्थित में वायु भी डालती है। जो हम प्रेशर झेलते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, साइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो, अगर वायु अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो वो चलाना मुश्किल होता है, चाहे 2 व्हीलर हो या फिर आपको या 4 व्हीलर में भी दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर डिपेंड करता है, यानी वायुमंडल में उपस्थित वायु भी दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री के आसपास पर समुद्र पर तल पर लगाया जाता है। एक 1 लाइनर फॉर्मेट में है, एक बार बता देते हैं, फिर आपको समझा देंगे, जो समझाने लायक होगा सुन लीजिएगा। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ऊंचाई पर जाने पर दाब कम जाता है। इसके कारण ही खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। कई बार कहते हैं पहाड़ी इलाका में जाने के बाद खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन अधपका रह जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन है क्वथनांक उसका बढ़ जाता है या घट जाता है। चलिए उदाहरण के रूप में बता देते हैं। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसना, या व्यक्ति के नाक से खून का निकलना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सारे रीजन है इसी कारण से। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक से नीचे गिरता है तो क्या होता है? इसे इंडिकेट करता है हमें कि आंधी आने की संभावना है। बैरोमीटर का एक पैरामीटर है, तो बैरोमीटर मैंने बताया वायुमंडलीय दाब को मापता है। किससे मापता है? किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को। किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को। आपको याद हो जाए इसलिए बोल रहा हूं। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिर गया, एकाएक क्या होगा? नीचे गिर गया तो आंधी आने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा होने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। वायु याद हो गया होगा तीनों पॉइंट, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। वायु दाब के कारण जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है, पास्कल का नियम क्या कहलाता है? संतुलन में द्रव का दबाव
चारों ओर तरफ बराबर लगता है। संतुलन में द्रव का जो दबाव होता है, यानी कि द्रव का दबाव जो लगेगा, किसी तरह से अगर आपने कभी भी पानी में या फिर आपने कहीं भी नहाया होगा, चाहे समुद्र में हो, गंगा में हो, तो देखिए तो आप पर प्रेशर चारों तरफ से एक समान लगता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि आपको यहाँ पर इतना परसेंट मिलता है, इतना परसेंट मिलेगा। पूरी तरफ से चारों तरफ से आपको जो होता है प्रेशर, द्रव का प्रेशर जो आप पर लगेगा सेम लगेगा, और पूरी तरह से आपको कोशिश करेगा डुबाने के लिए, और आप हाथ पैर मार करके उस पर अपोजिट बल लगा करके आप ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, जिसका डॉपलर यानी आर्किमिडीज सिद्धांत वहाँ पर फिर कार्य करेगा। नेक्स्ट बताते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है पास्कल का नियम। तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो आप लोग देखते होंगे, और हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, या हाइड्रोलिक कुर्सी हो गया। हाइड्रो सब हो गया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जहां जहां हाइड्रो होगा समझ लीजिए पास्कल भैया का कुछ ना कुछ काम इसने लगा दिया है। क्या कर दिया? पास्कल भैया का। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। आप इमेजिन अभी कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिकली नहीं जान सकते हैं। द्रव का दाब क्या होता है? देखिए, द्रव के अंदर उपस्थित वस्तु भी द्रव के भार के बराबर दाब का अनुभव करता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का जो होता है दाब बढ़ता जाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा या कई मूवी देखा होगा, रजनीकांत का एक मूवी था जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने भी काम किया। वहाँ पर प्रेशर जो ड्रेम यानी कि वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है नदी के ऊपर, तो नीचे का प्रेशर और भी ज़्यादा होता है। यानी समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित है तो दाब का बराबर होता है HdG। P बराबर होता है HdG, यानी D जो होता है द्रव का घनत्व होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है। जितना नीचे जाएंगे G का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसके कारण हाइट भी बढ़ेगा, G भी बढ़ेगा, इसके कारण आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला, इसका यूज कीजिएगा। आपको फॉर्मूला हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, खासकर SST वाले जो लोग साइंस और मैथ वाले हैं, 9 से 10th वाले या फिर 6 to 8 वाले, उन लोग को आ सकता है क्वेश्चन। गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद उषा जी को मिलेगा 5 मिनट। अब मेरे 2 मिनट और बोलेंगे। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उषा जी आप रेडी हैं? ओके, आप अपने जो आपने तैयार किया था 2-3 पेज आपने जो भेजा उसको बताइएगा। उसके बाद करंट अफेयर 5 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, सभी लोग को अच्छा लग रहा है? नहीं, आपने जो पढ़ा है ना दिया था और उसी को रिवाइज कर लीजिए एक बार, ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन ही उसमें रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? पुराना वाला ही सभी लोग को याद नहीं हुआ होगा। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है? मैं आपको नया कंटेंट और भेज दूंगा, बाकी लोग को भी भेज दूंगा। जो लोग सिंसियर हैं उन लोग को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट पर प्रभाव। पदार्थ के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है एवं दाब के बढ़ने पर यह कम या ज़्यादा हो सकता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित हो जाते हैं उस पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। जैसे मोम हो गया, घी हो गया, इसको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो मोम क्या जल्दी पिघल जाएगा, घी जल्दी से बढ़ जाएगा। और ठंड के टाइम में देखते हैं इसी कारण से उन पर प्रेशर नहीं पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहने के कारण वो जम जाता है। और घी को निकालने के लिए हम चम्मच का यूज करते हैं या फिर अंगुली हम अपना टेढ़ा करते हैं। नेक्स्ट है दूसरी ओर हुए पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं, उन पर दबाव बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। फिर से बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बर्फ हो गया। दूसरी ओर वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैंने 2 दिन पहले आपको बताया भी थे। ये SCRT NCERT में आपका 6 और 7 क्लास दोनों में दिया हुआ है। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपके हाथ में, दोनों हाथ के बीच में बर्फ है का टुकड़ा है, और बर्फ खा मत जाइएगा, अभी आपके हाथ में है, ठीक है? तो बर्फ का टुकड़ा का प्रेशर अब दबा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं तो क्या होगा? बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरू कर देगा। तो ये उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। जब दूसरी ओर वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाता है उन पर अगर बढ़ाते हैं तो गलनांक उसका कम हो जाता है, यानी वो गलनांक कम शुरू कर देता है, जिसके कारण वो गलनांक उसका कम जाता है, ठीक है? क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर प्रभाव। जब यानी सभी द्रव पर क्वथनांक का दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है गलनांक का।
क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में याद रखिएगा, कई बार इंग्लिश टर्म भी हिंदी में लिख करके भी आपको बीपीएससी वाले आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों टर्म में बता देता हूँ। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी जिसको हिंदी में कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सभी द्रव का क्वथनांक बढ़ाने पर बढ़ता है। आपका प्रेशर बढ़ने पर आपका क्वथनांक भी बढ़ेगा। प्रेशर कुकर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रेशर कुकर, डेली आप लोग यूज करते हैं आपके किचन में। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ा कर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और उसमें लेटेंट हीट रहता है यानी गुप्त ऊष्मा रहता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। नमक मिलने वाले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण भोजन जल्दी पक जाता है। कई लोग जो नॉनवेज खाते होंगे, चिकन खाते होंगे, देखते होंगे सबसे पहले सजेशन दिया जाता है बड़े लोगों के थ्रू, उनको साइंस नहीं पता होने के बावजूद भी ये लगातार ये चलती आ रही है। जैसे वो चिकन डालेंगे सबसे पहले नमक में इसको एक बार तल दो, यानी जल्दी वो पानी छोड़ देगा, नमक को अपना छोड़ने के बाद वो जल्दी से पक जाता है ये सारी चीज़ें। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। मैंने प्रेशर बता दिया, मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी को बताया, कार के बारे में बताया, ऊर्जा के बारे में बताया, पावर के बारे में बताया। बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास है उषा जी, माइक स्टार्ट कीजिए। वेलकम जी। ओके। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका टाइम पीरियड है 1772 से 1785। और इसके समय क्या क्या हुआ कुछ मैं बता देती हूँ इसके बारे में। इसने 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति की थी, और इसके समय ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसी के समय विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इसने इस्तीफा दिया। दूसरा गवर्नर जनरल है इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद दूसरे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हुए, जिनका टाइम है 1786 से 93। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती लागू किया इन्होंने, जिसके तहत जमींदारों को जब भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना था तथा 10% भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है। और इन दोनों के बाद तीसरा जो गवर्नर जनरल हुआ था जॉन शोर था, 1793 से 98। इसने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया, यानी कि ये न्यूट्रल रहा। चौथा जो गवर्नर जनरल था वो था बेलेजली, 1798 से 1805। इसी के समय चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 इसी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और वे मारे गए। इसी ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग भी किया था। लॉर्ड बेलेजली के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो जॉर्ज बॉलो बना, 1805 से 1807। लॉर्ड जॉर्ज बॉलो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम बना था, 1807 से 1813। मिंटो ने ही चार्ल्स मैडकॉफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, जहां 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स बना, 1813 से 1823। हेस्टिंग्स के बाद एम हर्स्ट बना, 1823 से 1828। अब इसके बाद बनते हैं ये भारत के गवर्नर जनरल। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835। इसके समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया, 1830 में बाल हत्या को प्रतिबंधित किया। इसी के समय मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार कर लिया गया। विलियम बेंटिंग के बाद दूसरा बनता चार्ल्स मैडकॉफ, 1835 से 1836। समझ आ रहा है? एक्सक्यूज मी, एक काम कीजिए, मान लीजिए आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता, ये एक दोनों बार रिपीट कीजिए इसको। ठीक
ठीक है, जी जी सर, ठीक है। मैं मुझे उसी लगता है सबका पड़ा हुआ है ये। नहीं, मैं वो इससे समझता हूँ। आपको नहीं समझना है, आपको समझना है उस बच्चे को पढ़ाना है जो आप सिलेक्शन लेने के बाद जिसको कुछ नहीं आता। मैं सर वो स्क्रीन के साथ पढ़ा ही नहीं रही, जैसे अभी आप बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि सबको आता है। नहीं आता मुझे कुछ। आप बताइए, रिपीट कीजिए, आपको भी याद होगा, सबको याद होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। 1828 से 1835 तक रहा। इसके समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और इसने 1830 में बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया। और इसी के समय मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। दूसरा बना चार्ल्स मैडकॉफ, 1835 से 1836। इसने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया। चार्ल्स मैडकॉफ ने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। इसे ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी कि जो चार्ल्स मैडकॉफ था, इसी को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैडकॉफ के बाद तीसरा बनता है ऑकलैंड प्रथम, 1836 से 1842। इसके समय क्या हुआ? इसके समय प्रथम ब्रिटिश अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। ऑकलैंड के बाद बनता है लॉर्ड एलिनबरो, 1842 से 1844। इसके समय कुछ खास नहीं हुआ। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बनता है 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग बनता है, जिसका टाइमिंग है 1844 से 1848। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ये 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था और सिखों पर लाहौर की संधि 1818 थोप दी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद डलहौजी बनता है 1848 से 1856। और लॉर्ड डलहौजी जब ये बना, इसके बारे में ज्यादातर सभी को वैसे जानकारी होगी। डलहौजी का जो टाइम था 1848 से 1856 था। इसने हड़प की नीति द्वारा झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, बरार राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए। 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। डलहौजी ने ही 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। और रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इसी के समय का है। इसने ही 1853 में रेल की शुरुआत की। पहली जो रेल थी 1853 में, वो मुंबई से ठाणे तक चली। पहली जो रेल थी 1853 में वो मुंबई से ठाणे तक चली। और इसी के समय, डलहौजी के समय ही डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी ने की। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने ही की थी। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन भी इसी ने शुरू की थी, जो कोलकाता से आगरा तक थी। और ये जो टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से आगरा तक इसने शुरू की, ये भी 1853 में ही शुरू की थी। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो ये बस गवर्नर जनरल के बारे में था। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं इसी से रिलेटेड? रेडी है सभी? यस। चलो पूछ लेती हूँ। यस। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी। यानी जिसने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किया था, वो कौन था?
बैलेजली। ठीक है, अगला पूछो। यस। समझ नहीं पाई, मुझे आवाज ठीक से आई नहीं। कोई बात नहीं। तो सहायक संधि ये सबको पता ही होगा, बैलेजली ने शुरू की थी। और अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके समय हुई थी? किस गवर्नर जनरल के समय अमृतसर की संधि हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम की टाइम। बिल्कुल सही। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ। बिल्कुल सही। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल सही। ठीक है सर, आगे करंट अफेयर। हाँ जी। अच्छा, सर तो चले गए हैं शायद। नहीं, मैं यही हूँ। सर ठीक है सर, तो मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के कराऊं सर? कंटिन्यू करूं या आप करेंगे कुछ? कर लीजिए 5 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट, ठीक है। लूला डिसिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के। लूला डिसिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के बने हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में भी रोहट पाली में हुआ है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन सी संस्करण का आगाज हुआ है? 17वां। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? 17वें का। नासा द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? एसी चारनिया को। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास द्वारा वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? 3200 किलोमीटर। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 कौन बने हैं? आर बोनी गेब्रियल यूएसए के हैं ये। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में 4th औद्योगिक क्रांति का 18th वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? हैदराबाद। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भारत रहा है। इसमें 9th देश ईरान जुड़ा है। भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किसके साथ हुआ है? मिस्र के साथ हुआ है। भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन फर्स्ट का जो अभ्यास है वो मिस्र के साथ हुआ है, जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ है पहली बार। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 भारत का स्थान 4th है। अमेरिका 1st, रूस 2nd, चीन 3rd है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सिसी, मिस्र के राष्ट्रपति थे ये। गणतंत्र दिवस
2023 पर 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया, जिनमें पहले थे जाकिर हुसैन तबला वादक, श्रीनिवास वर्धन यूएसए से थे, MS कृष्णा राजनेता, ये कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, बालकृष्ण दोषी वास्तुकार, दिलीप महानलोविस ORS घोल के खोजकर्ता, मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी से थे। मैं वापस बोलती हूँ, जाकिर हुसैन तबला वादक, श्रीनिवास वर्धन यूएसए से, MS कृष्णा राजनेता ये कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार थे, दिलीप महानलोविस ORS घोल के खोजकर्ता थे, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है पुरुष में नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से हैं। पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के हैं। महिला में जीता है आर्यन सबलेंका ने, जो बेलारूस की हैं। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में विजेता है भारत, उप विजेता है यूके। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में विजेता भारत है, उप विजेता यूके है। होस्ट इसका साउथ अफ्रीका था। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम बेल्जियम, विजेता जर्मनी। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा हुई है? 3 लाख। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? हैदराबाद। ओके, थैंक यू। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां? थैंक यू। अर्चना जी, आपने 6 क्लास का साइंस किया था, आप बताना चाहेंगे कुछ या आप बाद में बताइएगा? स्टार्ट कीजिएगा अभी। मैं बीच में 10 मिनट बता देता हूँ, आप तब तक अपना रेडी कर लीजिएगा, कॉपी किताब जो भी है आप रेडी रहेगा, इसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये BPSC का क्वेश्चन है, बिहार SSC का 2016 का है क्वेश्चन पेपर, और मैंने 1 लाइनर फॉर्मेट में जिनको दिया है वो आप रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, वो रहेगा इस तरह से, बाद में उठाएगा। चलिए, निम्नलिखित में देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामांतर रेखा है? तो आपको सीधे आंसर बताते हैं 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट रहेगा। फिर से बताते हैं, देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामांतर में आता है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये हो जाएगा, आपका सारे सब्जेक्ट आ जाएगा कंबाइंड में, चाहे SST हो या साइंस हो। चलिए, करंट अफेयर्स का नहीं करेंगे क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। और चलिए, इसमें देशांतर रेखा जो होता है कहाँ से करते हैं? तो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट में रहेगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी, मानक दूरी कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होता है, 1.676 मीटर होता है। ठीक है, 1.5 मीटर से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा, आप मार लीजिएगा। 2 मीटर से कम और 1.5 मीटर से ज़्यादा, 1.67 अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवणबेला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट का है, 57 फीट का है। और उसमें फेमस था क्योंकि 2016 में बनकर शायद तैयार हुई होगी। और श्रवणबेला और यहीं पर कर्नाटक के, जहाँ पर गांधी जी 1924 में एकमात्र बेलगांव में, कर्नाटक में ही पड़ता है, वहाँ पर अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के, एकमात्र अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ है? आप लोग बिहार जी के भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बिहार आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और जो लोग बिहार के ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय कब बनकर के स्थापित हुई थी? तो 1917 में, 1917 में। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित की रचना है? अ पैसेज टू इंडिया आपका है, ऑप्शन है नीरज सी चौधरी, MS फॉस्टर, थॉमस हार्डी या रविंद्रनाथ टैगोर। 11 नंबर, लेट मी कंफर्म वन मोर टाइम। यस, यह EM फॉस्टर, हाँ, द
E.M. फॉस्टर्स। मैं फिर से बता देता हूँ, पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखित है, E.M. फॉस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चलते हैं, करंट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये 16-17 का है। पाथेर पंचाली किनके द्वारा रचित है? पाथेर पंचाली ऑप्शन है बिमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, गुरुदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाथेर पंचाली, सत्यजीत राय, किन्होंने बताया? रूपम कुमारी, वेरी गुड, 1 नंबर आपको मिलता है बीपीएससी की तरफ से। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ऑप्शन नहीं देंगे इसमें, बताइए आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 मार्च जून, 21 जून, वेरी गुड। अब 5 जून को विश्व, वेरी गुड, अब सबका जवान खुलना, 5 जून या विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन बताना चाहूंगा, कहाँ पर होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें ऑप्शन देता हूं, बताइए। न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। पूरे विश्व में पूछा जा रहा है सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली या टोक्यो। अब सभी लोग का जवाब टोक्यो आ रहा है क्योंकि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है और सब इसको उगता हुआ सूरज देश भी कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है ना। नेक्स्ट है मशहूर पेंटिंग हंस, हाँ, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन दे देता हूं, A.M.E. मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृत शेरगिल, रविन्द्रनाथ। वेरी गुड, उपकार आपका बहुत अच्छा है, ऑलरेडी आपने रिजल्ट दे चुके हैं। आपसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, आपने कल क्वेश्चन किया था, मैं बात नहीं कर पाया था टाइम ना होने के कारण। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको बताना चाहूँगा। उपकार जो जुड़े हुए हैं, कई जगह इनका रिजल्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी टाइपिंग कहीं कोई चीज़ें बचा हुआ है ना आपका। चलिए, ऑल द बेस्ट, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बताइए दे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम आपको मिलान कर देते हैं, कौन कहाँ पर है। ऑलरेडी यूपी वाले को पता होगा, नरोरा, जो कि शायद आज नई ज्वाइन की है, नंदनी, वो नरोरा की थी शायद। और कर्नाटक केगांव में पड़ता है। और तमिलनाडु आपका कुंडलकुलम है, आपको उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है। उसके बाद गुजरात में आपका केगा। फिर से बता देता हूँ, कर्नाटक में केगा और तमिलनाडु में कुंडलकुलम और उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा, गुजरात में आपका आएगा काकरापाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। टाइगर वुड, म्यूट हटाइए, बताइए। आंसर बता देता हूँ, गोल्फ से संबंधित है। जो तीन सेकंड में, 4 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा कवर करना है। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू सारों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। साउथ में तो है, कंफर्म है, लेकिन ये 4 राज्य में कौन सा है? तमिलनाडु सही जवाब। तमिलनाडु वालों को 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, अब बाकी जिनका गलत हुआ वो 0 नंबर लिख लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होता है? अमरकंटक से कौन सी 2 नदियां निकलती है, उद्गमित होता है? यानी ऑप्शन है तापी, नर्मदा या सोन या बेतवा, चंबल या बेतवा। सोन और नर्मदा सही बता रहे हैं, सोन और नर्मदा होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन।
पुष्कर राजस्थान में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला आर्सेनिक राज्य कौन सा है, सॉरी ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, ऑर्गेनिक। ऑप्शन है मणिपुर या सिक्किम, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट को चलते हैं, बोहरा कमेटी रिपोर्ट्स जो राजनीति के अपराधीकरण को की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं कहाँ के, उस करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उस समय जम्मू कश्मीर के थे। नेक्स्ट चलते हैं, शराबबंदी संविधान के किस धारा से संबंधित है, बिहार के लोगों को जानना चाहिए क्योंकि शराबबंदी ड्राई लिक्विड आपका स्टेट है बिहार और गुजरात। कौन सा धारा से संबंधित है, 1 2 3 धारा 47 है, ठीक है, याद रखिएगा। 47 AK-47 है ना, लेकर के चल जाएंगे जो दारू पिएगा। नेक्स्ट है, उसी से याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति को में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा के पूछ रहा है। 356, वेरी गुड। नेक्स्ट है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है, धान, सरसों, बीटी कॉटन या फिर गेहूं। जी बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, फ्रांस, स्वीडन नहीं, सही जवाब होगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार जो होता है किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई है, इस जी बताइए। नोड में नहीं, हाँ वो ट्रांसफर, बिल्कुल मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे की, तो नॉर्वे ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने नॉर्वे नहीं बताया। ऑप्शन में अगर आपका नॉर्वे और स्वीडन दोनों रहेगा तो दोनों मारिएगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे की समितियों द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 वर्गों में दिया जाता है। स्वीडन सरकार जो देती है भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और चिकित्सा शास्त्र और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, जबकि शांति का वो पुरस्कार करता है नॉर्वे के द्वारा। तो ये नॉर्वे और स्वीडन दोनों याद रखिएगा, नॉर्वे इसमें ऑप्शन में नहीं था इसलिए आप स्वीडन ही सब लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, यस नो मे बी। आगे बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 के से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे, वेरी गुड, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मिलान करना है बंदी नेशनल पार्क, यानी नेशनल पार्क आपका कौन कहाँ से है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बंदी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, उसके बाद आपका बक्सा टाइगर रिजर्व आपका है पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आपका है, माउंट आबू से आपको सीधे पता लगना चाहिए माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क आपका है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर से बता देते हैं, बंदी कर्नाटक, बक्सा आपका चला गया पश्चिम बंगाल, और माउंट आबू राजस्थान, और पेंच आपका नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश। माउंट आबू कभी जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छा शांति मिलेगा, उसका सबसे ऊपर का शिखर होता है गुरु शिखर, वहाँ पर जाकर के फोटो खिंचाने में बड़ा मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ऑप्शन है खारे पानी का मगर, या फिर सीधे आंसर बताते हैं, हाँ गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध उत्पादन होता है श्वेत क्रांति से, मत्स्य नील क्रांति से, खाद्य उत्पादन होता है आपका हरित क्रांति से, और उर्वरक भूरी क्रांति से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरा सूचक विकसित किया गया है किसके लिए, तो विश्व बैंक के द्वारा हरा जो आपका यूज होता है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका मैथ और स्टैटिक जी के करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, लगभग जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब साइंस का संबंधित, पेंसिलिन की खोज किसने बताया, सॉरी पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ऑप्शन है लुईस पाश्चर, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बताएं, लॉक कर दिया जाए,
फ्लेमिंग को लॉक कर दिया जाए। और भी कोई ट्राई करेंगे? चलिए फ्लेमिंग सही जवाब है, 1 नंबर जोड़ लीजिएगा अपने खाते में। नेक्स्ट है 1-1 नंबर। देखिए जुड़ते जुड़ते कई लोगों का 80 प्लस अगर आ गया, चाहे आप 6 to 8 के लिए, 9 से 10th के लिए, 11 से 12th के लिए, तो किसी भी कैटेगरी में है, कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्मों को चिन्हित करना है। जैसे कि मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कारक है या नहीं, ये क्वेश्चन में तो यही गलत हो गया, तो बाकी जो सही मैं बता देता हूँ। A.G. बेल टेलीफोन का है, जिसको ग्राहम बेल कहते हैं, टेलीफोन का आविष्कारक है। J.L. बेड आपका टेलीविजन का, और जेम्स वॉट अभी मैंने बताया हुआ था स्टीम इंजन का। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ऑप्शन देना पड़ेगा। मेंडल, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बिडाल टेस्ट क्या है? टाइफाइड के लिए यूज होता है। मैं आपको मिलान करने वाला है, बता देता हूँ। मिलान क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष बहुत आता है, इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। डिक टेस्ट आपका स्क्वायर लेटर लीवर के लिए होता है। टॉर्निकेट टेस्ट होता है आपका डेंगू बुखार के लिए होता है। और आपका RA फैक्टर गठिया के लिए। फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में यहीं पर याद हो जाए, बाद में नहीं करना पड़े। और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। बिडाल टेस्ट स्कारलेटर लीवर के लिए। विडाल लीवर, विडाल लेवर। डिक आपका हो गया, सॉरी हाँ, डिक टेस्ट आपका हो गया लीवर के लिए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटेड है, थोड़ा दिक्कत है, मैं फिर से बता देता हूँ। बिडाल टेस्ट आपका होगा टाइफाइड के लिए। बिडाल टाइफाइड, विडाल टाइफाइड, ठीक है। दूसरा होगा डिक टेस्ट आपका होगा फीवर के लिए, फीवर के लिए। नेक्स्ट है टॉर्निकेट टेस्ट आपका होगा डेंगू बुखार के लिए। और RA फैक्टर आपका गठिया के लिए, RA फैक्टर आपका गठिया के लिए। और एलिसा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, एड्स के लिए। ध्वनि तरंगे नहीं चलती, ओके, ध्वनि तरंगे नहीं चलती है। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। कहाँ नहीं चलती है इसके बारे में बताया था उषा जी। सभी लोग का एक पेज पढ़े हैं, सभी लोग का सही जवाब है बिल्कुल नहीं चलती, सही जवाब। सभी लोग 1-1 नंबर मिलता है। नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिंग समतुल्य है किसके बराबर है? लगभग 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन किया जाता है। मैं आपको तेजी से कंप्लीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 सेट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर आपको अर्चना जी को मौका देंगे, नहीं तो बाद में वो बोलेंगे खाली नाम लेते हैं मेरा। गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना? वो कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है जी। इस सेट को कंप्लीट कर देते हैं जो एटलीस्ट साइंस का क्वेश्चन है। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, पारद विषाक्त के कारण होता है। और कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। गाय की गर्भावधि होती है, यानी कि वो गर्भधारण कितने समय तक करते हैं? लगभग 274 से 280 दिन तक का गाय की। बाकी अपना देख लीजिएगा, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा एक बार। हो सकता है भैंस का पूछ दे, हो सकता है आपका ऊँट का पूछ दे, हो सकता है किसी का भी पूछ सकता है, बीपीएससी का भरोसा नहीं है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने की पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद्य के कारण प्रयुक्त में किया जाता है? तो एजोला जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किसको किया जाता है? एजोला। ऑप्शन और भी है, नीम, यूरिया, पोटेशियम, तो सही जवाब होगा एजोला। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट के कारण। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके द्वारा उपचार किया जाता है मुख्यतः? तो आपका कैंसर के द्वारा। लोहा का शुद्धम रूप होता है पिटवा लोहा। बाकी ऑप्शन है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहा आपका सबसे शुद्धतम रूप कौन है? जो पीट के मिलेगा। जैसे आप लोग को पीट करके हमें एग्जाम दिलाएंगे तो एक अच्छा टीचर बनिएगा, आप अपने से रिलेट कर लीजिएगा। चलिए, साबुन किसका सोडियम साल्ट होता है? एस्टेरिक अम्ल का होता है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विविध
विघटित होता है। वाहित सेल मल होता है। पीतल एक मिश्रण होता है किसके, तांबा और जस्ता का। इनमें से कौन सी गैस है जो कि इनर्ट गैस नहीं है? तो ऑप्शन है हीलियम, नियोन, फ्रियोन, जिनोन। तो आपका सही जवाब होगा फ्रियोन। नेक्स्ट है फ्रियोन, फिर से बता देते हैं कौन से इनर्ट गैस नहीं है जिसको आदर्श गैस कहते हैं हिंदी में, इनर्ट शायद। नेक्स्ट है फ्रियोन इसका रहेगा। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। मैग्नीशियम और फेरम होता है। और नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होता है? तो बेकरल होता है। एक रेडियो एक्टिविटी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ को एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह किसका उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, जो आपको डिस्पेंसरी में एंटीसेप्टिक दिया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में। वनस्पति तेल की वनस्पति घी बनाने की इस गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कोयला पेय में कौन सी औषधि होता है? तो कोयला पेय में आपका कैफीन होता है। नेक्स्ट है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथ का है। मैं आपको कोशिश करूंगा आपका इसका सारा सेट भेज दूंगा ताकि कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने कल भेजा था ग्रुप में, उसका जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस तरह से आपको कार्ड मिलता जाएगा। प्रैक्टिस सेट मैं आपको भेजूंगा आपका सीआरटी एनसीईआरटी मैथ रीजनिंग के लिए भी। चलिए आप अब अर्चना जी आपके पास है, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग का है, इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं कुछ। ये सेट कंप्लीट हो गया। ओके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर रहता है। इसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर रहता है। इसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका आविष्कार चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी कि इस पर न प्लस होता है और न माइनस। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जो भी द्रव्यमान होगा, अगर इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों ही बराबर होगा। इसका आविष्कार चैडविक ने 1932 में किया था। नाभिक परमाणु के केंद्र में रहता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में रहता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसका आकार परमाणु के आकार की तुलना में नगण्य रहता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं पथों को कक्षा या सेल कहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं पथों को कक्षा या सेल कहते हैं। परमाणु की कक्षाओं को KLMN अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। परमाणु की कक्षाओं को KLMN अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला है कक्षाओं या सेलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। कक्षाओं या सेलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु
परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। संभारिक संभारिक वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। समस्थानिक में क्या था कि उसका परमाणु संख्या एक समान था और लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है सो अलग अलग थे। और संभारिक में है इसकी परमाणु संख्या अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान समान है। इसके बाद अगला आता है संभारिकों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिकों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हो गया, इतना ही मेरा था। इसके चैप्टर कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लिखे थे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए और कुछ काम बांट लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि उषा जी अभी एसएसटी और करंट अफेयर बात कर रहे हैं और इसी तरह से आपको करना है। आपका टारगेट रहेगा कल के डेट में जो भी आपने 6 से लेकर के 9 तक किया है, ठीक है, उसमें से आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है कि बच्चों को समझाना, आप कोशिश कीजिएगा बच्चों को उस तरह समझाना है जिससे कुछ भी नहीं। हम लोग अगर प्रांगत होते तो कहीं ना कहीं हम जाओ, बाकी लोग भी, हम तो ऑलरेडी सेटल हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं सेटल होते हैं। आपको समझना है इस तरह से कि बच्चे को कुछ नहीं आता, चाहे आप कितना भी एज हो जाए, और हमें नहीं पता है कि कार्नवालिस या डलहौजी या फिर जो भी आपका टॉपिक है वो नहीं पता है, तो उस लेवल का आपको 2 बार 3 बार बताना है ताकि आपको भी याद हो, साथ ही साथ दूसरे को, सामने वाले को भी याद हो। सिमिलरली जैसे अभी अर्चना जी साइंस से उठा रहे हैं, तो साइंस आप स्टार्टिंग से उठाइए, 6 से उठाइए, 7 का उठाइए, 8 का उठाइए, तो 3 से 4-5 दिन में ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम आज देख सकते हैं 17-18 तारीख हो गया ना, कितना 17 तारीख है, तो 25, 27, 28 तक आपका साइंस का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से आप जो टॉपिक बड़ा होगा, जैसे कि 9th का क्लास बड़ा होगा तो उसको 2 दिन लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटा लगता है तो लगाइए और उसका निचोड़ निकाल करके 2 पेज 3 पेज लिखिए, बोल के पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है पढ़िए, बाकी इसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकालिए। बाकी लोग जिसे थिंक एंड ग्रो रिच, इनका नाम नहीं पता है, थिंक पॉजिटिव वाले, इनके पास टाइम की कमी है तो इनको हम काम नहीं देंगे, ये सिर्फ सुनते रहिएगा। रूपम आप कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कोई सब्जेक्ट जो आपका है अच्छा, ज्योग्राफी आप उठा लीजिएगा, कौन सा कल करके आइएगा कल के डेट में। चलिए ठीक है, बाकी लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़िएगा, हम इनके भरोसे बैठ रहे हैं। ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन छूटेगा तो हम इनकी जिम्मेदारी रहेगी, रूपम जी को पकड़ेंगे, मेरा क्वेश्चन क्यों छूटा चलिए इसी तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है बाकी भाइयों बहनों का कि ज्योग्राफी से 6 का क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछता है तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे आप जहाँ से उठा सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, पीडीएफ है, और एनसीईआरटी का पीडीएफ टेलीग्राम में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से भी उठा सकते हैं। एनसीईआरटी का मैंने दे दिया, बहुत दे दिया, इतना नोट दिया है, आप उससे पढ़ते रहिए, बहुत है। और मौर्या कमला जी आप कुछ ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार हो। फिजिक्स केमिस्ट्री कल कौन सा क्लास का उठाइएगा? नहीं स्टार्टिंग से उठाइए, फिजिक्स उठाइएगा, तो फिजिक्स आप 6 और 7 ही कल करके आइएगा, ठीक है। 6 और 7 का एससीईआरटी एनसीईआरटी जो आपने लिया है उसी से जो क्वेश्चन निकल के आता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे कि इन्होंने ज्योग्राफी का लिया रूपम जी, ग्रुप में अपना मैसेज मैं अभी ओपन कर दूंगा, ग्रुप आप अपना भेज दीजिएगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अब आपका काम बढ़ते जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन आप लोग को देना, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, इस प्लेटफॉर्म का यूज आपको करना है। बाकी का 23 घंटा आपका है, 23 घंटे में आप सो के बिताते हैं या फिर गाना गा के बिताते हैं या पढ़ करके लिख के बिताते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, रिजल्ट आपको देना है, ठीक है। और अर्चना जी को पता है, थिंक आप जितना हो सकता है आप अपने जो भी छठ पूजा के बाद आप करेंगे, 15 दिन भी काफ़ी होता है। अगर आप पॉजिटिव से 10-12 घंटा भी लीजिएगा, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अगर बताइएगा, यस नो में भी। हाँ, तो आपको जितना हो सकता है आप बाद में हमें कनेक्ट करिएगा। आपका मैसेज मैंने आज दिन में पढ़ा था,
मैं समझ सकता हूँ। और ऐसे आपके साथ नहीं, ये नहीं सोचना कि मैं अलग हूँ या फिर मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो मैं कुछ अलग कुछ होगा। बहुत सारे लोग हैं इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आपको 2 कदम नीचे आकर के आपको बताने की कोशिश किया। नहीं तो यूट्यूब पर मैं अगर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाता तो यूट्यूब वहाँ से ज़्यादा मुझे अर्निंग देता, प्लेटफॉर्म मेरा और ज़्यादा तेज बढ़ता। कई ऐसे यूट्यूब चैनल मैंने बना करके छोड़ दिया, लेकिन कोई भी यूट्यूब वाला या फिर कोचिंग माफिया वाला आपको 1000 रुपया जो फी ले रहा है आकर के इस लेवल में नहीं आके बताएगा। और कई लोगों से मैंने फी भी नहीं लिया, कई लोगों को वीडियो मैंने दीपावली में 20-22 लोगों को बांटा है, और जिन लोगों को मैंने फ्री में बांटा है वो सबसे पहले भाग गए हैं ग्रुप छोड़ करके। पता नहीं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कई लोगों को मैंने आज मैसेज किया, सर आपने पढ़ाई किया, तो अभी बोल रहे हैं सर 6 क्लास का मैंने 10 पेज पढ़ा है। बोलिए दिए हुए हो गया 5-6 दिन। तो वही है, फ्री का कोई वैल्यू नहीं देता। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा और जहाँ से भी फ्री में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मैं इतना नॉलेज आपको दे दूंगा, इतना लिंक इसी ग्रुप में भेज दूंगा। अगर आप सिंसियर रहेंगे 15 दिन काफ़ी है, उतना 1 डे एग्जामिनेशन है। ये ज़्यादा नहीं है कि आपको बीपीएससी ऑफिशियल लेवल का फिर से मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, ग्रुप डिस्कशन होगा। 1 दिन में लगाना है और हिट एंड ट्राई करना है। हो गया तो हो गया, आपका ज़िंदगी सुखमय बन जाएगा। नहीं तो फिर से अगस्त में मौका आएगा। कंटिन्यू रहिएगा बस, जहाँ भी रहिएगा, यहाँ या कहीं भी। हाँ जी बच्चे, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए इतना सब्जेक्ट है ना, आपको बीपीएससी इतना टॉपिक दे दिया है कि किसी से किसी का एक टॉपिक पर मान लीजिए हम फीस पढ़ना शुरू करेंगे तो 20 दिन में या पूरे 1 महीना या 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। इतना फीस है ग्रंथ बीपीएससी का जो सिलेबस है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ग्रुप बनाने से ये फायदा होगा, 6, 7, 8 लोग मिल करके अपना अपना सब्जेक्ट में मास्टरी करके। हालांकि आपको पढ़ना पड़ेगा सभी लोग को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जो होता है ना, एक मास्टरी करके आया, कोई अर्चना जी आपने फीस में मास्टरी करके आया, तो आप जो क्वेश्चन बताएंगे और मैं बताऊंगा तो उसमें डिफरेंस रहेगा और मेरा बताने का तरीका में डिफरेंस होगा। मैं शायद बताऊं तो आपको 3-4 बार बताना पड़ेगा, और आप एक बार में बताइएगा तो दिमाग में खोपड़ी में छेद करके मैंने घुस जाएगा। और एग्जामिनेशन में हमको जाकर सिर्फ टिक लगाना है। सबसे अच्छी बात है वहाँ पर हमको लिखना नहीं है, मेंस नहीं लिखना है, ग्रंथ नहीं बनाना है। हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के या सेकंड लॉ का एप्लीकेशन सिर्फ जानना है कि सेकंड लॉ से क्या निकल रहा है। हमको जूल्स ओम्स लॉ को पूरा नहीं जानना है, हमको सिर्फ जानना है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, उसका यूज क्या है। तो ये 1 डे एग्जामिनेशन है, इसी से उपयोग किया। ग्रुप डिस्कशन वाले का ही रिजल्ट होता है, जो फ्री में करता है, जो मेहनत करता है 10-12 घंटा, उसका रिजल्ट होता है। जो कोर्सेज लिया है 1000 रुपया, 5000, 10,000 लेकर के मोबाइल में रखे हुए या फिर बुक 50 को लेकर रखा है, उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, 10 साल तैयारी करते आ रहा है। स्मार्ट वर्क थोड़ा यूज कीजिए। मैं क्यों करूं आपका काम? मैं ऐसे सोचिए कि मैं आपका घर का काम अगर कोई लेबर कर रहा है, झाड़ू पोछा वाला, वो कर करके आधे 1 घंटे में करके निपटा करके 5000 ले लिया, मान लीजिए 2000 ले लिया, वही आपका 2 घंटा अगर बचता है तो वो 2 घंटे में आप 20,000 रुपया कमा सकते हैं। समझ गए? अभी स्मार्ट वर्क कीजिए और अपने भाई बंधु का सभी लोग का नंबर आप सेव कर लीजिएगा, जितने भी इस ग्रुप में खास कर जो हैं, जो कि सिंसियर ग्रुप है। बाकी सब ग्रुप को हम ऐसे एज साइंस का मैंने 6-7 बताया था आपको ना, 6। चलिए इसी के साथ 2-3 शब्दों के साथ यहाँ पर बंद करेंगे। ऑलरेडी ग्रुप क्लोज कर चुके हैं और सभी को टास्क मिल चुका है अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि कोई साइंस के हैं, अर्चना जी साइंस उठाए हैं और रूपम जी कई और सब्जेक्ट को उठाए हैं, तो उस तरह से ग्रुप का डिवीजन होगा। इस बेसिस पर आप पर डे के हिसाब से 12 से 14 घंटा आप खुद पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरे का मेहनत आपको निचोड़ 1 घंटे में यहाँ पर दिखेगा, तो आप 20 से 22 घंटा, या हो सकता है कई लोग ग्रुप और भी इंक्रीज हो गया, अभी 8 से 10 लोग का है, तो ये इंक्रीज होकर 20 से 25 लोग जब आपके ग्रुप में होंगे तो आप 50 से 60 घंटा डेली पढ़ सकते हैं। ऐसा
आप अनुमान लगा सकते हैं, बस अर्थ आप उस पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि हाँ सामने वाला पर्सन अर्चना या उपकार या जो भी है या उस पर भरोसा करके आगे बढ़िए कि हाँ उन्होंने जो बताया सही बताया। इसलिए मैंने किसी को मन मुताबिक नहीं बताया, मन के अनुसार नहीं बता रहे, सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, बुक से हेल्प करेंगे। यही सारे बुक से क्वेश्चन आएगा, SCRT NCRT से ही आएगा, प्रीवियस BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, और कहीं से भी कुछ भी आता है वहाँ से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और शुभ रात्रि। सभी लोग का रिजल्ट हुआ ऐसा ही शुभकामना है। और ये छठ पूजा का लास्ट ऑफर रहेगा 199, उसके बाद ये 499, और ज़्यादा हो सकती है, चार्जेस बढ़ सकती है। अगर जो लोग सिंसियर हैं वो लोग अब बाय कर सकते हैं, जो लोग लगता है कि आप सिर्फ देखने आते हैं तो वो लोग आप जा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। जो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सिंसियर है, लास्ट के 15-20 दिन अच्छे से आप रिवाइज करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट को, 7903815553 पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। एंड शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।